हाय गाइस, वेलकम टू साइक माइंड्स। आज से हम अपनी थर्ड यूनिट देखेंगे, यानी कि न्यूरो साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी। तो इसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हम पार्ट वन में जो देखेंगे वो है मेमोरी एंड ब्रेन एंड इसके कुछ पार्ट्स हैं। देन मेमोरी कंसोलिडेशन एंड हिप्पोकैम्पस एंड थर्ड है एंटीरियर एंड लेटरल टेम्पोरल लोब्स एंड मेमोरी। और जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम एनिमल मॉडल्स ऑफ मेमोरी के बारे में जानेंगे, देन इमेजिंग द ह्यूमन ब्रेन एंड मेमोरी के बारे में जानेंगे, देन उसके सब पार्ट्स एंड देन सेल्यूलर बेसिस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी। तो बेसिकली इस यूनिट में हम ये सीखेंगे कि ब्रेन में मेमोरी कैसे प्रोसेस होती है, एंड देन जो लर्निंग एंड मेमोरी है उसके न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस क्या है एंड बेसिस क्या है उसके न्यूरोलॉजिकल। तो इन दोनों वीडियो में हम ये सब चीजें जानेंगे आगे। तो आइए हम अपना फर्स्ट पार्ट जो है इस वीडियो का वो स्टार्ट करते हैं। अभी तक मेमोरी एंड लर्निंग से रिलेटेड जनरल थ्योरीज देखी। अब हम देखेंगे कि कैसे ये जनरल थ्योरीज न्यूरो साइंटिफिक स्टडीज से रिलेट करती हैं एंड कैसे हमारे न्यूरोलॉजिकल सर्किट हमें किसी चीज को सीखने और याद रखने में हेल्प करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है ह्यूमन मेमोरी, ब्रेन डैमेज एंड एमनेशिया। तो हम एमनेशिया के बारे में समझते हैं। तो जो एमनेशिया की डेफिनेशन है वो है डिफिशिट इन मेमोरी एज अ फंक्शन ऑफ ब्रेन डैमेज, डिसीज एंड साइकोलॉजिकल ट्रोमा आर नोन एज एमनेशिया। तो एमनेशिया का मीनिंग है हमारी मेमोरी में प्रॉब्लम आना किसकी वजह से, किसी ब्रेन डैमेज या डिसीज या किसी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से। एमनेशिया में हम या तो पुरानी बातें भूल जाते हैं या फिर जो नई चीजें हैं हम उसे सीखने में मतलब इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी कि हम उसे सीख नहीं पाते सही से। एंड जब हम किसी एमनेशिक पेशेंट को कॉग्निटिव थ्योरी के तर्ज पे एग्जामिन करते हैं तो वो कॉग्निटिव थ्योरी जो हमने मतलब ड्राइव की है नॉर्मल सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो हमें पता लग पाता है कि कैसे हमारी मेमोरी के जो न्यूरल लेवल्स एंड फंक्शनल लेवल्स हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज हैं। एंड जो फर्स्ट स्टडीज हुई थी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट पे, वो एक्चुअली में एक पेशेंट के ट्रीटमेंट के बाद एमनेशिक होने से हुई थी। यानी कि वो एमनेशिक था नहीं, लेकिन उसके एक ब्रेन ट्रीटमेंट के बाद ये पता चला कि वो कुछ चीजों को भूलने लगा है। तो उसके बाद जो स्टडीज हुई वो कैसे हमारी मेमोरी ऑर्गेनाइज होती है ब्रेन में। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने से पहले कुछ ब्रेन के बारे में समझेंगे। तो जो हमारा ब्रेन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एंड लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है वो हमारे कई मतलब बॉडी के राइट पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करता है, एंड जो राइट ब्रेन होता है वो हमारी बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। और ये जो दोनों ब्रेन्स हैं ये एक मतलब नर्व फाइबर से कनेक्टेड होते हैं। बीच में बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर होती है जो इन दोनों हिस्सों को कनेक्ट करती है। एंड जो आप इनके ऊपर ये रिंकल्स देख रहे हैं, ये रिंकल्स एक्चुअली ये ब्रेन का सरफेस एरिया जो है वो इसे इंक्रीज करती है, और ज्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से इसमें ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, और जितने ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं उतने ज्यादा हमारा इंटेलिजेंस होता है। यानी कि जिसके ब्रेन में ये रिंकल्स ज्यादा होते हैं उनका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो दूसरों की अपेक्षा में ज्यादा होता है। अब ये जो ये इस पूरे हिस्से को बोलते हैं सेरेब्रम। अब इस सेरेब्रम को हम चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर हम साइड व्यू देखें ब्रेन का तो इस टाइप से, तो फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब और टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब, एंड जो फिफ्थ है वो सेरेब्लम है, लेकिन वो इसका पार्ट नहीं है, वो कुछ अलग है। तो हम देखते हैं आगे एक एक करके। जो फ्रंटल लोब है वो एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आता है। जैसे कि अगर हम कोई मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे कि 2 + 2 = 4, तो ये जो हमारा फंक्शन हो रहा है ये फ्रंटल लोब से होता है। फ्रंटल लोब अटेंशन को भी कंट्रोल करता है कि हमें किस चीज पे अटेंशन देना है, किस पे नहीं देना है, हमारे जजमेंट को कंट्रोल करता है, बिहेवियर को कंट्रोल करता है, एंड हमारे कई मसल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। जो सेकंड है पेरिटियल लोब, ये इसका फंक्शन होता है जैसे कि हमें अगर पेन हुआ, यानी कि अगर हमें किसी ने पिंच किया जोर से, तो जो पेन हुआ या जो हमने जो अगर हमें हीट, यानी कि अगर हम गर्मी में अगर हमें हीट लग रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो सारे सेंस है ये सब पेरिटियल लोब की वजह से हम सेंस कर पाते हैं। और इसका एक और फंक्शन और है विजुअल फंक्शन, जैसे कि जो भी हम पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, ये सब जो फंक्शन है वो इसी में परफॉर्म होता है। जो थर्ड है वो है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में क्या होता है, विजुअल एंड ऑडिटरी मेमोरी होती है। एक्चुअली क्या है, जैसे कि
हम कोई चीज को एक बार सुनते हैं और उसे वो हमें याद हो जाती है। जैसे कि अगर हम एक बात करें टेबल की, तो अगर हम जैसे बचपन में हमने सुना टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, तो ये हमने सुन के याद कर लिया। तो ये जो चीज है ये हमारे टेम्पोरल लोब में सेव होती है, जो हमने एक बार सुना, या अगर हम कोई हमें कोई एक सेंटेंस दे और हम उसे एक बार सुने और फिर उसे अपनी मेमोरी में रख लें, तो ये सब जो होता है ये सब टेम्पोरल लोब में होता है। जो नेक्स्ट है वो है ओसिपिटल लोब। इसका क्या काम है कि जैसे इसका काम है चीजों को पहचानना। जैसे कैसे चीजों को पहचानना, यानी कि वर्ड्स को पहचानना, कलर्स को पहचानना, मूवमेंट्स को पहचानना, ये सब इसका काम है। जो लास्ट है सेरेब्रम, इसको हम मतलब ये भी टू हाफ्स में होता है, जैसे कि ब्रेन है, ये सारे टू हाफ्स में होते हैं। सेरेब्रम भी सेम टू हाफ्स में होता है, और इसको हम स्मॉल ब्रेन भी कहते हैं। और इसमें बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, और इसे हम इसीलिए स्मॉल ब्रेन कहते हैं। और ये बॉडी के एसेंशियल पार्ट्स को, मतलब जो बॉडी फंक्शंस है उनको कंट्रोल करता है। जैसे कि हम रनिंग करते हैं, तो जो रनिंग करते वक्त हमारा बैलेंस, या साइकिलिंग करते हैं उस टाइम जो हमारा बैलेंस होता है, या कोई कोऑर्डिनेशन मूवमेंट हम कर रहे हैं, हमारा पोस्चर, ये सब इसी से रिलेटेड होता है। नाउ हम आगे देखते हैं कि ब्रेन को थोड़ा, ब्रेन के कुछ और पार्ट्स हैं जिनके हम मतलब फंक्शंस देखते हैं। जो इनमें फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा ये हिप्पोकैम्पस वाला एरिया, यानी कि ये, तो ये जो एरिया होता है, ये वाला एरिया मतलब हिप्पोकैम्पस, ये जो एरिया होता है ये मेनली हमारी जो स्ट्रॉन्ग मेमोरी है उसको होल्ड करने के लिए, ये एरिया मतलब इस एरिया का फंक्शन होता है कि जो हमारी स्ट्रॉन्ग मेमोरी है उसको होल्ड करना। एंड इसके साथ में जो एक ये आपको एक दिखेगी फोनिक्स, ये वाली, ये ये जो फोनिक्स होती है, इसका काम होता है कि ये जो हिप्पोकैम्पस होता है ये दो पार्ट में होता है। जैसे कि हमारा पूरा ब्रेन दो पार्ट में होता है, तो ये जो फोनिक्स है ये इन दोनों के बीच में मतलब जो इंफॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसमिट करती है। जो नेक्स्ट है हमारा वो है थैलेमस। तो ये जो एरिया है, ये जो अंडे जैसा हमको दिख रहा है, ये भी दो पार्ट में होता है थैलेमस। और इसका जो मेन फंक्शन है वो हमारी स्लीप को रेगुलेट करना, देन हमारा कॉन्शियसनेस, देन एंगर, एग्रेशन, ये सब रेगुलेट इस थैलेमस से होता है। जो नेक्स्ट है वो है हाइपोथैलेमस। तो ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये क्या कर रहा है, यहाँ है ये हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस क्या करता है कि इसका जो मेन फंक्शन है वो जैसे कि बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, और थ्रस्ट को कंट्रोल करना, एप्टाइट को रेगुलेट करना, इमोशंस को, स्लीप साइकिल्स को, ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को, प्रोडक्शन ऑफ मतलब डाइजेस्टिव फ्लूइड्स को कंट्रोल करना, ये सब इसका काम है। और इसी के साथ में एक ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या फंक्शन है कि ये हाइपोथैलेमस से मैसेज लेती है, देन बॉडी की नीड्स को समझती है एंड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। एंड वो हार्मोन्स बॉडी को सिग्नल देते हैं कि अब उन्हें मतलब क्या करना चाहिए। अगर प्यास लग रही है तो उन्हें पानी पीना चाहिए, या जो भी बॉडी की नीड्स है उनको ये पूरा करती है। अब हम थोड़ा पास्ट में चलते हैं, एंड हम देखेंगे कि कैसे 1940s और 50s में कई सर्जन्स ने न्यूरोलॉजिकल एंड सर्जिकल डिसीज को कई तरह के न्यूरोसर्जिकल ऑपरेशन की मदद से ट्रीट करने का अटेम्प्ट किया। जैसे कि जो फर्स्ट था वो था प्री फ्रंटल लोबोटॉमी, यानी कि जो ये वाला हिस्सा है इसको उन्होंने डिस्कनेक्ट करा ब्रेन के साथ में, और इसको डिस्कनेक्ट करके देखा कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। जो सेकंड तरीका उन्होंने अपनाया वो था कॉर्पस कैलोसोटोमी, यानी कि जो हमारा ब्रेन है उसके जो बीच का ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा मतलब ये मेनली ये जो बीच की लाइन है, ये वाला हिस्सा है, इसको सर्जिकल सेक्शनिंग किया और देखा कि इससे क्या इफेक्ट्स आते हैं। जो नेक्स्ट उन्होंने किया वो था टेम्पोरल लोब रिसेक्शन, यानी कि ये वाले हिस्से को उन्होंने अलग हटा के देखा। फोर्थ तरीका उन्होंने जो अपनाया वो था एमिगेडालोटॉमीज, मतलब रिमूवल ऑफ एमिगेडाला, यानी कि ये एक हिप्पोकैम्पस के पास में ये आलमंड शेप के दो ऑर्गन हैं हमारे, जिनका मेन काम होता है हमारे मतलब इमोशनल एक्सपीरियंस है, यानी कि फियर, अनप्लीजेंट इमोशंस,
और ये इन सबको कंट्रोल करते हैं, मतलब जॉय, सैडनेस, ये सब इन सबको कंट्रोल करते हैं। तो इसको उन्होंने सर्जिकली रिमूव करके देखा, और इन सर्जरी से ह्यूमन ब्रेन के बारे में कई नई बातें पता चली, एंड स्पेशली कैसे हमारा ब्रेन में मतलब कॉग्निशन ऑर्गेनाइज होता है, ये सब इन सर्जरीज को करने के बाद में पता चला। फर्दर सर्जन्स को धीरे धीरे ये समझ आ रहा था कि हमारा जो टेम्पोरल लोब होता है, उसका जो मीडियल पोर्शन होता है, यानी कि हिप्पोकैम्पस वाला एरिया, वो जो मेमोरी फॉर्मेशन में एक बड़ा योगदान होता है उसका। और एक्चुअली क्या हुआ कि 1953 में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें एक न्यूरो सर्जन थे स्कोवाइल, जिन्होंने एक रिपोर्ट पेश करी। उन्होंने एचएम यानी कि हेनरी मोलेसन नाम के एक व्यक्ति की न्यूरो सर्जरी की थी। एचएम जो कि एक एलेप्सी यानी कि जिसको हम कहते हैं मिर्गी, उसको मिर्गी के दौरे जो आते थे और उससे वो परेशान था। एंड बचपन से जैसे जैसे वो बड़ा होता होता जा रहा था, उसकी एलेप्सी की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही थी। एंड अब जो थे वो मेडिकल ड्रग्स भी मतलब इतना ज्यादा काम नहीं आ रहे थे, तो स्कोवाइल ने उसके ब्रेन की सर्जरी का डिसीजन लिया। उस समय तक सर्जन्स को ये पता था कि मोस्ट ऑफ द सीजर्स जो हैं वो ब्रेन के टेम्पोरल मीडियल पोर्शन ऑफ टेम्पोरल लोब से जनरेट होते हैं, एंड देन ब्रेन में ब्रेन के अदर एरियाज में स्प्रेड होते हैं। एंड वही लीडिंग होते हैं, मतलब जो मैक्सिमम सीजर्स होते हैं हमारे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए, वही हिस्सा जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड ये डिसीजन लिया गया कि जो एचएम है उसका जो मीडियल टेम्पोरल लोब है, उसको जो दोनों हेमिस्फीयर होते हैं ब्रेन के, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर, उसे दोनों से रिमूव करने का। सर्जरी सक्सेसफुल रही, यानी कि जो उसके स्ट्रोक्स थे वो आना बंद हो गए। बट कुछ समय बाद एचएम के फ्रेंड्स एंड फैमिली ने ये देखा कि एचएम की जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो बहुत वीक हो गई है, एंड उसे उस सर्जरी के बाद का कुछ भी ज्यादा समय तक याद नहीं रहता, यानी कि एचएम का जो ब्रेन है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी को बनाने में असक्षम हो गया। एंड फिर एचएम के ऊपर स्कोवाइल एंड ब्रेंडा मिलना, जो कि एक और साइकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने कुछ टेस्ट किए एंड पाया कि जो उसका इंटेलिजेंस था वो वेल अबव नॉर्मल था। उसे लैंग्वेज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एंड उसकी पर्सनालिटी, बिहेवियर एंड मोटिवेशन में भी कोई चेंजेस नहीं थे। बट जो उसकी मेमोरी टेस्ट हुए उसमें जो एचएम ने बिलो लो लेवल मतलब स्कोर किया, यानी कि उसकी उस सर्जरी से जो उसका कॉग्निटिव जो उसके कॉग्निटिव फंक्शन थे वो तो इंटैक्ट थे, लेकिन जो उसकी जो मेमोरी थी वो डिफिसिट हो गई थी, यानी कि उसकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती थी वो डिस्टर्ब हो चुकी थी। नाउ ये पता लगाने की कोशिश की गई कि एचएम की जो लॉन्ग टर्म मेमोरी थी उसके लॉस में जो टेम्पोरल लोब था उसका कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल था, यानी कि उसका जो एमिगडाला इंपॉर्टेंट था, हिप्पोकैम्पस इंपॉर्टेंट था, या इथोरिनल कॉर्टेक्स इंपॉर्टेंट थी, या सराउंडिंग पैरा हिप्पोकैम्पल या पेरिनियल कॉर्टिल एरियाज इंपॉर्टेंट थे। तो पिछले मतलब कई सालों से साइंटिस्ट जो है वो एचएम के ब्रेन को स्टडी कर रहे हैं, एंड स्कोवाइल के हिसाब से उसने सिर्फ हिप्पोकैम्पस डिस्कनेक्ट किया था, यानी कि ये जो एरिया है, ये जो मेन एरिया, ये हिप्पोकैम्पस वाला एरिया, सिर्फ उसने ये डिस्कनेक्ट किया था। लेकिन इसके पास में एक कॉर्टेक्स होती है इससे जस्ट लगी हुई, तो बाद में ये पता चला कि जो हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग से कि उसके पास की जो कॉर्टेक्स थी वो भी रिमूव हो गई थी। एंड इस बात को पता लगाने के लिए कि क्या कॉर्टेक्स भी रिस्पॉन्सिबल है मेमोरी लॉस के लिए, एक और सब्जेक्ट पे स्टडी करी गई जिनका नाम आरबी था। उनकी बाईपास सर्जरी के टाइम पे ब्रेन को जो ब्लड जाता है वो ब्लड सप्लाई रुक गया था, एंड उन्हें भी एचएम की तरह ही एमनेशिया हुआ, यानी कि वो भी लॉन्ग टर्म मेमोरी डेवलप नहीं कर पा रहे थे। और जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद जब उनके ब्रेन की स्टडी की गई तो देखा गया कि मेनली जो उनका हिप्पोकैम्पस वाला एरिया था वही डैमेज पाया गया। एंड आरबी के केस में और जो फाइंडिंग्स आई सामने उससे ये इस बात का मतलब आइडिया लगाया गया है, या यूं कहे कि इस बात को सपोर्ट मिला कि जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसका जो बेसिस है वो हिप्पोकैम्पस ही है। मतलब हमारा हिप्पोकैम्पस हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस पार्ट में हमने देखा कि एमनेशिया क्या होता है, डिफरेंट ब्रेन पार्ट्स के फंक्शन, एंड स्पेशली हिप्पोकैम्पस का रोल हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन में। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेमोरी कंसोलिडेशन एंड हिप्पोकैम्पस। तो जो हमारी मेमोरी है वो कई दिनों, वीक्स, महीनों या सालों के एक्सपीरियंस को कंसोलिडेट करके बनती है। एंड न्यूरो साइंस के पर्सपेक्टिव से ये कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी से हमारे ब्रेन में कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं
या यूं कहें कि कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस होने से ये कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी हमारी ब्रेन में होता है, एंड इन्हीं बायोलॉजिकल चेंजेस से हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब रिटेंशन को सपोर्ट मिलता है। एंड हमने पहले देखा कि कैसे हिप्पोकैम्पस क्रूशियल है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी को बिल्ड करने में, बट जो ऑलरेडी मेमोरी बन चुकी थी उस पे हिप्पोकैम्पस के रिमूवल का कोई भी फर्क नहीं पड़ा, यानी कि जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो हिप्पोकैम्पस में सेव नहीं होती। तो वो कहाँ से होती है फिर? तो जो सर्जन्स का मानना है कि जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो नियोकॉर्टेक्स में सेव होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो जो नियोकॉर्टेक्स वाला एरिया है वहां पे हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी सेव होती है, एंड यानी कि हिप्पोकैम्पस जो मेमोरी को कंसोलिडेट करके नियोकॉर्टेक्स में भेज देता है जहां वो सेव हो जाती है। सर्जन्स का ये भी मानना है कि सिर्फ हिप्पोकैम्पस के से ही मतलब हमारी जो मेमोरी एमनेशिया है उसकी प्रॉब्लम के लिए खाली हिप्पोकैम्पस ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जबकि कुछ और है जैसे थैलेमस है एंड मेमिलरी बॉडीज है, ये सब भी जो एमनेशिया है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड इसको हम आगे समझेंगे कि कैसे मतलब इफेक्ट ऑफ अल्कोहल हमारी मेमोरी को जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसको इफेक्ट करता है। एंड ये सब इसी से रिलेटेड है, जैसे कि हमारे जो अल्कोहल जब हम पीते हैं तो ब्रेन में विटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है, इसकी वजह से जो मेमिलरी बॉडीज है थैलेमस है ये डैमेज होते हैं एंड हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी को प्रॉब्लम होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है एंटीरियर एंड लेटरल टेम्पोरल लोब्स एंड मेमोरी। तो जैसे कि हमने देखा लास्ट टॉपिक में नियोकॉर्टेक्स को स्टोरेज के लिए क्रूशियल बताया है, लेकिन नियोकॉर्टेक्स का स्पेशली कौन सा ऐसा हिस्सा है जो रिस्पॉन्सिबल है या पूरी नियोकॉर्टेक्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है स्पेसिफिक स्टोरेज के लिए? तो साइंटिस्ट का जो फर्स्ट प्रेफरेंस था उन्होंने टेम्पोरल लोब को दिया, क्योंकि बेसिकली जो हिप्पोकैम्पस है वो टेम्पोरल लोब के साइड में ही होता है। तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि जिसके टेम्पोरल लोब का अंदर का हिस्सा डैमेज हुआ था वो पेशेंट सब एमनेशिया से ग्रसित थे, इवन उन्हें एमनेशिया होने के पहले का भी याद नहीं था, एंड कुछ केसेस में तो उन्हें पूरी लाइफ ही याद नहीं थी। एंड इस कंडीशन के लिए उन्होंने जैसे कि कुछ बीमारियां बताई, जैसे अल्जाइमर, हर्ब सिम्प्लेक्स जो कि वायरल इन्फेक्शन, ब्रेन के वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड थी। एंड कुछ पेशेंट्स में ऐसा भी देखा गया कि जिन्हें एमनेशिया था पर उनके एमनेशिया होने के बावजूद वो जो उनका ब्रेन है वो नई जो लॉन्ग टर्म मेमोरीज है उसको फॉर्म कर ले रहा था, एंड इस टाइप के एमनेशिक पेशेंट को आइसोलेटेड रिट्रोग्रेट एमनेशिया बोला गया। एंड ये जो एमनेशिया था ये रिलेटेड था जो आउटर पोर्शन है टेम्पोरल लोब का उसके साथ, और इससे ये पता लगा कि ये जो आउटर पोर्शन है टेम्पोरल लोब का इसका हमारा नई मेमोरीज के बनने से मतलब कोई रिलेशन नहीं है। तो अब हम क्या मतलब ये क्या मान लें कि जो एंटीरियल एंड टेम्पोरल लोब है उसी में ही ये मेमोरी सेव मतलब जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी सेव होती है, तो हाँ हम मान सकते हैं एक तरीके से कि उसमें होती है। बट कुछ आइडियाज ये भी हैं, व्यूज ये भी हैं कि ये पर्टिकुलर रीजन जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये मतलब हमारी मेमोरी के रिट्रीवल के लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि स्टोरेज के लिए। एंड कुछ न्यूरो इमेजिंग में ये देखा गया कि जो हमारी पूरी नियोकॉर्टेक्स है वो स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो डाटा है जो हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन रहती है वो पूरी नियोकॉर्टेक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। तो हमने एक्चुअली इस लेक्चर में देखा कि एमनेशिया क्या होता है, देन एमनेशिया का हिप्पोकैम्पस से रिलेशन देखा, देन हमने देखा कि हिप्पोकैम्पस कैसे सिर्फ किसी चीज को नियोकॉर्टेक्स में, किसी इंफॉर्मेशन को नियोकॉर्टेक्स में डालने के लिए रिस्पॉन्सिबल, ना कि स्टोरेज के लिए। देन फिर हमने नियोकॉर्टेक्स के बारे में देखा, एंड मेमोरी कंसोलिडेशन कैसे होती है, कहाँ होती है, इस बारे में देखा। अब जो इस चैप्टर का बाकी का पार्ट है वो हम पार्ट टू वीडियो में देखेंगे। और थैंक यू। देन अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है और आपको जो मैं बता रहा हूँ ये चीजें समझ में आ रही हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन को हिट करें। एंड आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज एक बार कमेंट करके बताएं। थैंक यू।